वरिष्ठ कथाकार रूप सिंह चंदेल बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कहानी, उपन्यास, संस्मरण, आलोचना आदि गद्य की अनेक विधाओं में उन्होंने सृजन किया है। आलोचकों ने उन्हें लोकधर्मी कथाकार कहा है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी बुज़दिल, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैं अचंभित हूँ कि जो मैंने कभी आपको नहीं बताया वो सब आप कैसे जान गए। आपने कभी जिक्र क्यों नहीं किया? मैं स्थितियाँ स्पष्ट करती, लेकिन आप तो महानता का खोल ओढ़े रहे और कहते रहे कि आप दुनिया से अलग हैं। आज समझ में आ रहा है कि शादी के शुरुआती दिनों में आपने बहुत सोची समझी योजना अनुसार कहा था। विवाह, शादी से पहले बने रिश्ते को जमाने की गलती मानकर मैं सोचना नहीं चाहता, लेकिन शादी के बाद रिश्ते केवल पति पत्नी के रहने चाहिए, किसी अन्य की उपस्थिति स्वीकार नहीं, पति पत्नी दोनों के लिए। और मैंने आपकी छाती से चिपकते हुए कहा था, विपुल, यू आर ग्रेट। आप निश्चित ही दुनिया से अलग हैं, आप महान हैं। आपने कोई प्रतिक्रिया न दी थी और ना ही उस क्षण के मेरे प्यार की गर्माहट का उत्तर मुझे मिला था। आप चुप रहे थे, तटस्थ। आज इतना सब घटित हो जाने के बाद सोचती हूँ कि ये वही क्षण था जब आपके मन में मेरे अतीत को जानने की इच्छा जागृत हुई थी। आप जैसे भी हो सब जान लिया था, लेकिन वर्षों चर्चा नहीं की। और आज काश मैं जान पाती कि आपने मुझसे सब जानने के लिए ही वो सब कहा था। यकीन माने मैं खुलकर बताती, जो स्थिति आज बनी वो तभी बनी होती। कितना सही रहा होता। हाँ, आपने एक बार संकेत में एहसास अवश्य करवाया था, लेकिन खुलकर कभी नहीं कहा। बस आपका एक ही दबाव था कि मैं उनके घर न जाऊं या उनसे न मिलूं, और मैंने स्वीकार भी कर लिया था। हमारा परिवार था और मैं उसे बचाना चाहती थी, लेकिन उनको छोड़ पाना भी मेरे लिए उतना आसान नहीं था जितना आपने समझा था या मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए कह दिया था। सच ये था कि आपको कहने के बाद मैं उनके घर तो नहीं गई थी, लेकिन उनसे मिलना मेरा जारी रहा था। ये जानकारी थी शायद आपको। मैं करती भी क्या, मैं उन्हें दुत्कार नहीं सकती थी, और दुत्कारती भी क्यों। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मेरी नौकरी लगवाई थी, इस महानगर में मुझे 1 साल तक अपने घर रखा था। उन्हीं दिनों जब मैं बीमार पड़ी और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हुई, दोनों पति पत्नी ने मेरी देखभाल की थी। मेरी माँ तो बाद में आई थी। सोचें, यदि वे ना होते तो इस महानगर में। आपने जब उनके विषय में संकेत में कहा, तब मैंने ये अवश्य कहा था, आज के समय में कोई किसी के लिए मुफ्त में कुछ नहीं करता। क्या ये सच नहीं है? आप अपने को बहुत उदार कहते हैं। शादी से पहले बने अनैतिक संबंधों को लेकर आपका दृष्टिकोण स्पष्ट था कि आप उसे बुरा नहीं मानते, लेकिन जब आपको मेरे और उनके संबंधों के विषय में जानकारी हुई, तब आप चाहते थे कि वो मेरे दफ्तर भी मुझसे मिलने ना आएं। सोचिए, मैं उन्हें कैसे मना कर सकती थी। मेरा निदेशक उनका मित्र है और वो उन्हें बुलाता था कार्यक्रमों के लिए। उसी निदेशक से कहकर उन्होंने मुझे वहाँ एडहॉक रखवाया था, और 3 सालों तक लगातार एडहॉक नौकरी करने के बाद सैनिक समाचार पत्र में छपे विज्ञापन के आधार पर मुझे स्थायी नियुक्ति मिली थी और मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन गई थी। पैनल में उनका नाम था और हर दूसरे तीसरे माह उन्हें बुलाने का निर्देश था निदेशक का। मैं निदेशक को ये तो नहीं कह सकती थी कि आपने रोका हुआ है कि मैं उनसे ना मिलूं, या वो उनका नाम पैनल से हटा दें। उनके कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा मुझे ही बनानी होती थी, और ऐसी स्थिति में कैसे हो सकता था कि मैं उनसे ना मिलती। आपने कहा कि मैं नौकरी छोड़ दूं, लेकिन क्या ये उचित होता? इस महानगर में क्या स्वतंत्र लेखन के बल पर आप परिवार का बोझ उठा सकते थे? बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकते थे? नौकरी मेरी विवशता थी विपुल, और नौकरी के चलते उनसे मिलना भी मेरी विवशता थी, और अब तो सब कुछ अतीत बन चुका था। आप पूछते, मैं आपको सब कुछ बताती, उनके और मेरे मध्य बने संबंधों के बारे में। लेकिन उदारता की चादर ताने आप केवल उदारता का दिखावा कर रहे थे। सच ये था कि आप उतने ही रूढ़ियों से धसे हुए थे जितना समाज का कोई साधारण आदमी। एक पुरुष कितने ही अवैध संबंध बनाकर पाक साफ बना रहता है, लेकिन एक स्त्री के संबंध उसे स्वीकार नहीं। ये कैसी विडंबना है, कैसा दोहरा मापदंड। और आप जैसे लोग मात्र दिखावा करते हैं। समाज सेवा करने वाले भी ढोंग करते हैं, और आप जैसे लोग भी।
मुझे लगता है कि इस समाज में एक स्त्री ही है जो पतियों की ऐसी स्थितियों को स्वीकार करती है, भले ही इसे आप उसकी विवशता कहें। लेकिन कैसी विवशता? जो आर्थिक रूप से आश्रिता है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, वे तो करती ही हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आर्थिक रूप से आश्रिता नहीं है। आपने ऐसी स्त्रियों के लिए उनके संस्कारों की दुहाई दी थी। ये बात उन सभी पर लागू होती है जो अपने पतित पतियों को बर्दाश्त करती हैं। जी हाँ, पतित। लेकिन आपका समाज स्त्री को स्वीकार करने को तैयार नहीं। मैं दूसरे की बात क्यों करूं? आपने किया। आपने तो स्पष्टतया कहा था कि शादी से पहले बने संबंधों को भूल जाना चाहिए। आप भूले? भूले होते तब शायद आपने एक कदम नहीं उठाया होता। आप एक कमज़ोर और बुज़दिल इंसान हैं। लेकिन मुझे यदि ये आभास होता कि आपने केवल मेरे संबंधों को जानने के लिए शादी से पहले के संबंधों को भूल जाने की बात कही थी, तब शायद मैं भी वही उत्तर देती जो हर होशियार लड़की देती होगी, या जिसे देना चाहिए। लेकिन आप तो कलाकार हैं। आपने कितनी ही बार कहा, आप बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हैं। कलाकार। एक कलाकार ही अपने चरित्रहीन पत्नी की शादी से पूर्व नैतिक स्खलन को बर्दाश्त और स्वीकार कर सकता है। नहीं कहा था? ये आपके ही वाक्य थे। इतनी क्षमता है मुझ में। लेकिन ये सब कहकर आप मेरे अतीत के विषय में अपने स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते रहे। आप में क्षमता नहीं थी विपुल। होती तब मुझसे सीधे मुखातिब होते और मैं आपकी तरह बुज़दिल नहीं, बताती और खुलकर सब बताती। लेकिन आप दूसरे पुरुषों जैसे ही निकले। हमने इतने वर्ष एक साथ ज़िंदगी जी, 2 बच्चे हैं हमारे। भले ही इन बच्चों को दैहिक आवश्यकताओं का परिणाम कहें, जैसा कि आपने एक बार कहा भी था। लेकिन सब कुछ पता कर चुकने के बाद आप मेरे अतीत को भुला नहीं पाए। मैंने कुछ अनुमान लगा लिया था। आप ये बात समझ लें कि एक औरत एक पुरुष से अधिक तीक्ष्ण दृष्टि रखती है। मनोभावों को पहचानने और समझने में पुरुष की अपेक्षा स्त्री में कई गुना अधिक क्षमता है। शायद आप ग्रेट हैं कहने और उससे उपजी आशंका के बाद मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद आपको मेरा अतीत कचोटने लगा था। लेकिन कलाकार होने का दिखावा भी आपको करना था और इतने समय वही करते रहे। आपको भी पता है कि समाज में अधिकांशतया स्त्री का दैहिक शोषण औचक ही होता है और उनके द्वारा होता है जिन पर वो सबसे अधिक विश्वास करती है। शायद आपको इस विषय में जानकारी ना हो, लेकिन आज वो भी कह देना चाहती हूँ। आप सामने नहीं तो भी कहकर मन हल्का हो जाएगा। आपने पूछा होता तब शायद बहुत पहले हल्का हो चुका होता और परिणाम वही होता जो आज हुआ। खैर, पहली बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो मेरे सगे जीजा थे, अब नहीं हैं। नहीं होने से मतलब कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। शराब की लत ने उन्हें उनकी गति तक पहुंचा दिया। वो मेरे से 2 नंबर बड़ी बहन के पति थे, लखनऊ में। हमारे यहाँ अर्थात ससुराल आते तब देव प्रतिमा बने रहते। पीना तो दूर, पीने की आदत की बात भी नहीं करते थे। बहन को उन्होंने शपथ दिला रखी थी कि वो कभी उनकी इस आदत का जिक्र घर में नहीं करेंगी। और बहन इतनी सीधी कि उन्होंने कभी नहीं बताया कि हर दिन वो एक बोतल खाली करने वाले व्यक्ति थे। जब भी घर आते सारा घर उनके आगे पीछे बिछा रहता। उन दिनों मैं 17 वर्ष की थी और इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी, जबकि मेरी बड़ी बहन मुझसे 5 वर्ष बड़ी थी और वो एमए हिंदी में करके पीएचडी की तैयारी कर रही थी। मैं जिन जीजा की बात कर रही हूँ वो मुझसे 15 वर्ष बड़े थे और उन्हें प्यारी बहन मुझसे 10 वर्ष। जीजा लखनऊ सेक्रेटरीट में सीनियर क्लर्क थे। लगभग हर दूसरे महीने वो हमारे यहाँ आते, बहन भी। उनकी शादी को 8 वर्षों से अधिक हो चुके थे, लेकिन संतान नहीं थी। मेरी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं समाप्त हुईं कि उन्होंने पिताजी को प्रस्ताव किया कि वो मई में मसूरी देहरादून जाएंगे और मुझे तथा मुझसे बड़ी बहन को साथ भेजने का आग्रह किया। पिताजी स्वयं कभी शहर छोड़कर नहीं गए थे। यात्राओं में उनकी रुचि नहीं थी। उन्हें अपना शहर स्वर्ग लगता था। उनकी इस आदत से हम परेशान रहते थे और ऐसा मानते थे कि पैसा बचाने के लिए वो ऐसा करते थे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि सच ही उन्हें अपना शहर दुनिया के हर पर्यटन स्थल से सुंदर लगता था, जबकि वो उत्तर प्रदेश का सबसे खराब शहर था। जिया जी के प्रस्ताव से हम दोनों बहनें प्रसन्न थीं और पिताजी को कोई आपत्ति नहीं थी। उस यात्रा के दौरान हम दोनों बहनों को जीजा के वास्तविक रूप के दर्शन हुए थे। तभी पता चला था कि उन्हें हर दिन शराब की एक बोतल चाहिए, और बोतल ही नहीं, हर दिन चाहिए थी उन्हें नारी देह। बहुत ही सोची समझी योजना के तहत वे हम दोनों बहनों को साथ ले गए थे
और अलग अलग दिन और अलग अलग समय उन्होंने मेरे और मुझसे बड़ी बहन के साथ बलात्कार किया था और अपने उस कृत्य को ऑटोमेटिक कैमरे में कैद किया था। उसके बाद मुझसे बड़ी बहन मेरी तरह ना थी। उसने धमकी दी थी कि यदि उन्होंने दोबारा कोशिश की तब उनके चेहरे से उनकी शराफत का नकाब उतार देगी, लेकिन मैं ऐसा ना कर सकी थी और इस महानगर में आने से पहले तक जब तब उनकी हवस का शिकार बनती रही थी। आप कह सकते हैं कि मुझे अपने से बड़ी बहन की तरह बोल्ड होना चाहिए था। नहीं हो सकी होती तब मैं आपके उदारता प्रदर्शन के समय स्वतः सब कुछ खुलकर बता चुकी होती। ये मेरी सबसे बड़ी चूक थी। लेकिन आपने उनके विषय में भी तो नहीं पूछा, बस इतना ही कहा कि मैं उनसे ना मिलूं या उनके घर ना जाऊं। मैं समझ चुकी थी कि आपको उनके और मेरे विषय में कुछ जानकारी तो हो गई है। स्वाभाविक बात थी, वो भी इसी महानगर में रहते हैं और आपकी भांति ही कलाकार हैं। आज मैं उनके विषय में भी आपको बता देना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि उनकी पत्नी मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। मैंने उनसे यहाँ नौकरी के लिए कहा था और उनके बुलावे पर उनके यहाँ आकर टिकी थी। उन्होंने मेरे लिए नौकरी की व्यवस्था की। मेरे लिए किस किससे नहीं कहा उन्होंने। एक प्रकाशक के यहाँ कुछ दिन मैंने उनकी सिफारिश पर काम किया, लेकिन काम रुचि का नहीं था और तभी इस नौकरी की बात हुई और मैं एडहॉक पर लग गई। मेरे प्रति उनका आकर्षण मैं समझ रही थी और सच कहूँ तो मैं भी उनके प्रति आकर्षित थी। 30 की हो चुकी थी और देह की अपनी मांग होती है। मेरे उनके बीच रिश्ते बने जो आपसे मिलने तक जारी रहे, लेकिन उसके बाद नहीं। और मुझे पूरा भरोसा था कि आपने जो कहा उसका अक्षरशः पालन करेंगे। सच ही मेरी दृष्टि में आपका दर्जा बहुत ऊंचा था, लेकिन वो मेरा भ्रम था। आपने इन दोनों बच्चों के विषय में भी नहीं सोचा। ऐसा ही था तब इन्हें इस दुनिया में लाए ही क्यों थे? कम से कम कहीं जाने से पहले मुझसे बात तो की होती। बच्चों को मैं पाल लूँगी। घर में आपका आर्थिक योगदान था ही कितना। लेकिन क्या मैं जा रहा हूँ मुझे खोजने की कोशिश ना करूँ? लिख देने मात्र से बच्चों को दिलासा दिलाई जा सकती है, जिन्हें ये नहीं पता कि आपके जाने का कारण क्या था और कभी मालूम भी नहीं होगा। बड़े होकर वे भी आपको केवल और केवल बुज़दिल ही कहेंगे। अभी आप सुन रहे थे रूप सिंह चंदेल जी की लिखी हुई कहानी बुज़दिल। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।